आज का हमारा टॉपिक है सीआर फॉर्मूला 1944। इसका बैकग्राउंड ये है कि 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा गया कि इंडिया को अब इमीडिएटली क्विट कर दें। इसके पीछे जो महरिक था वो ये था कि कांग्रेस को लगता था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो इंडिया के बॉर्डर्स पे पहुंच चुकी थी, बर्मा तक तो लड़ाई पहुंच चुकी थी। तो ये सही टाइम है कि ब्रिटिश को प्रेशराइज करें ताकि वो यील्ड कर सकें। तो कायद आजम ने इसकी बड़ी मुखालफत की। उनका कहना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये तो हिंदू राज को एस्टेब्लिश करने की एक घिनौनी साजिश है। तो उन्होंने फिर नारा लगाया कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया, कि पहले डिवाइड करो हमें और फिर क्विट करो। तो ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल था कांग्रेस की तरफ से, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसके फौरन बाद जो है काफी ज्यादा कांग्रेस के जो वर्कर्स थे और दूसरे हिंदू फैनेटिक लीडर्स थे, उनके कारकुनों ने रेलवे स्टेशन को आग लगाई, हड़तालें की, इस तरह की चीजें की। तो फिर जो है ब्रिटिश राज ने कांग्रेस को बैन कर दी और सारे लीडर्स को उठा के जेल में बंद कर दिया। उसके बाद अब आते हैं सी आर फार्मूला था क्या। नवंबर 12 1942 को अ, ये सी आर से बनता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये लीडर थे हिंदू। और इन्होंने उस वक्त जो है लॉर्ड लिनिथ जो वाइस राय थे उनसे मीटिंग की और उन्हें कहा कि मुझे गांधी जो जेल में उस वक्त थे उनके साथ मीटिंग की इजाज़त दी जाए ताकि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कोई सेटलमेंट का किरदार अदा कर सकूं। लेकिन वाइस राय गुस्से में थे उस टाइम कांग्रेस की यही वायलेंट एक्टिविटीज की तरफ से। तो इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो उसके बाद गांधी ने फिर 1942 में ही लेटर लिखा वायसराय को, उनको अश्योर किया कि अगर आप इंडिया को क्विट कर दें, फ्री कर दें और एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं जो कि सेंट्रल असेंबली को अकाउंटेबल हो, तो फिर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको विद्रॉ करा देंगे। वायसराय ने ये भी फिर टर्न डाउन कर दिया। ऐसे हालात में कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की जाए, रिकंसिलिएशन की जाए। और इससे पहले सिर्फ यही राजगोपालाचार्य थे जो मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे थे। 1944 में इन्होंने जिन्ना को एक लेटर लिखा और उसमें एक सेटलमेंट का प्रपोजल दिया और कहा कि ये मैं गांधी से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और मुझे गांधी की सपोर्ट और अप्रूवल भी हासिल है और मुझे गांधी ने ही ऑथराइज किया है इन टर्म्स को। और ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसके बाद फिर सी आर ने, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, इसे हम सी आर कहेंगे, फार्मूला में भी सी आर फार्मूला नाम यूज हुआ है, एक और लेटर लिखा और उसमें डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया क्योंकि जिन्ना ने कहा कि मैं तो पर्सनली इससे एग्री नहीं करता आपकी ये जो टर्म्स है, प्रपोजल है, लेकिन मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने इसे पेश करूंगा। तो इस पे उन्होंने, सी आर ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया और कहा अपनी पोजीशन को आप रिकंसिडर करें। इसके बाद अ, राजगोपाल आचार्य ने एक टेलीग्राम में लिखा कि गांधी अभी भी मेरे फार्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे जब आप इसे रिजेक्ट कर चुके हैं, मैं ये पब्लिश करना चाहूँगा, अपना फार्मूला भी और आपकी रिजेक्शन भी। तो इसके जवाब में कायदे आज़म ने इसे डिनाउंस किया और ऐसी स्टेटमेंट को अनजस्ट और फॉल्सिफाइड का, और कहा कि ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं रिजेक्ट करने का फार्मूला, ये गलत है।
और ये मैं क्योंकि अपनी वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने पेश करने के लिए तैयार था, तो इस पे आप नहीं माने, इस वजह से थिंग्स कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। इसके जवाब में राजगोपाल आचार्य ने लिखा कि कोई फायदा नहीं है मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने से पेश करने का, क्योंकि आपकी सपोर्ट हासिल नहीं है, इस फार्मूला को आप रिजेक्ट कर चुके हैं। और जो ये फार्मूला था, ये इसकी टर्म्स क्या थी वो देख लेते हैं। पहले तो ये था कि मुस्लिम लीग फ्री इंडिया की डिमांड को इंडोर्स करेगी। फिर हम देखेंगे कि इस पे जिन्ना ने क्या इनकंसिस्टेंसीज और फ्लॉज इसमें पॉइंट आउट किए इस फार्मूला में। और ये कि मुस्लिम लीग जो है कोऑपरेट करेगी कांग्रेस के साथ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड। सेकंड इसमें डिमांड या टर्म ये थी कि जब वॉर एंड हो जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा डीमार्केशन के लिए, यानी इन अदर वर्ड्स सेपरेशन के लिए, पार्टीशन के लिए, ऐसे एरियाज की जो नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में, यानी मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद वहाँ पे प्लेबिसाइड किया जाएगा, रेफरेंडम कराया जाएगा, और सब लोग वोट कर सकेंगे। और वहाँ रहने वाले अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे वोट इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग अ सॉवरेन स्टेट सेपरेट फ्रॉम हिंदुस्तान, तो वो डिसीजन फिर इन्फोर्स हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। रेफरेंडम से पहले तीसरी ये थी कि रेफरेंडम से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैनवैसिंग कर सकेंगी, वोट मांग सकेंगी, अपना एजेंडा आम लोगों के सामने पॉलिटिकल कैंपेन के थ्रू रख सकेंगे। और अगर दो मुल्क अलग हो गए तो फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उनके दरमियान, मुश्तरका डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन और दूसरे पर्पजेज के म्यूचुअल रखा जाएगा, मिलजुल के चलाएंगे डिफेंस को और बाकी इसेंशियल चीज़ों को। नेक्स्ट ये था कि जो है पॉपुलेशन की ट्रांसफर जो होगी वो वॉलेंट्री बेसिस पे होगी, कोई जबरदस्ती नहीं कहेगा मुसलमानों को कि आप उधर चले जाएं या हिंदुओं को कि आप हिंदुस्तान चले जाएं। इनकी ट्रांसफर वॉलेंट्री होगी, कोई जाना चाहे तो चला जाए, ना जाए तो ना जाए। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाएंगी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करेगी। इसके जवाब में फिर जिन्ना ने अपनी लीगल एक्सपर्टीज का बेस्ट यूज किया, फ्लॉज को अंडरलाइन किया और इसको रिजेक्ट किया। पहला पॉइंट ये था कि जब सीआर ने कहा, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने, कि उनको गांधी की फुल सपोर्ट है, तो गांधी ने खुद क्यों नहीं पेश किया है? कल को गांधी कह सकते थे, नेहरू रिपोर्ट के मौके पे भी हमने देखा गांधी मुकर गए थे बात से। पहले कहते थे ब्लैंक चेक भेजूंगा, आप प्रपोजल दें नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, मैं एक्सेप्ट कराऊंगा, ब्लैंक चेक भेजूंगा आपको। बाद में कहा कि मैं तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कांग्रेस की गारंटी नहीं। तो यहाँ पे भी हो सकता था, कांग्रेस की सपोर्ट भी नहीं थी इस फॉर्मूला को, गांधी ने पर्सनल कैपेसिटी में कहा और उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। असल में बात ये थी कि एक तरफ तो राजगोपालाचार्य को कांग्रेस से निकाला गया था, ऑलरेडी निकाले जा चुके थे, और गांधी जो है वो उस वक्त तक उस पार्टी के कोई चार आने के लीडर भी नहीं थे। तो लीग अगर एक्सेप्ट कर लेती, कोई गारंटी नहीं थी कि कांग्रेस भी करे, कांग्रेस रिजेक्ट कर देती, जैसे नेहरू रिपोर्ट में हुआ था और भी कई मौकों पे हुआ था। तो जिन्ना ने फिर इसमें जो और फ्लॉज निकाले वो ये थे कि जैसे आपने कहा कि फ्री इंडिया मूवमेंट को मुस्लिम लीग सपोर्ट करे, तो इसका क्या मतलब है कि मुस्लिम लीग ऑलरेडी सपोर्ट नहीं करती, जबकि मुस्लिम लीग तो सपोर्ट कर रही थी। तो जिन्ना ने कहा आपने ये कैसे कंडीशन या टर्म रख दी, हम तो ऑलरेडी फ्री इंडिया मांगते हैं, डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट हैं। सेकंड ये थी कि डिमार्केशन की आपने बात की, तो ये कोई डिटेल नहीं दी
बाउंड्री कमीशन कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर कौन होंगे, तो इसके डिसीजंस इम्प्लीमेंट करने की गारंटी किसकी होगी। फिर नेक्स्ट ये था कि जो आपने एक टर्म बताई कि ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसमें ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाएगी, ये सारी चीजें कोई वेग सी बात है। और नेक्स्ट ये थी कि आपने यहाँ पे बात कर दी वोटिंग की, तो उन एरियाज में इश्यू तो मुस्लिम्स को है, तो सिर्फ मुस्लिम्स को राइट होना चाहिए ना, कि क्या वो अलग अ, मांगते हैं पार्टीशन, नहीं मांगते, आप सबको दे रहे हैं। कई मुस्लिम एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हिंदूज की मेजोरिटी थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम्स का ये राइट अंडरमाइन हो जाना था। नेक्स्ट फिर ये उन्होंने एतराज लगाया कि कमीशन ने अगर बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो फिर रेफरेंडम की क्या जरूरत होगी। तो एक तरफ आप कमीशन भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ रेफरेंडम की बात भी कर रहे हैं। तो फिर कहा कि राजगोपालाचार्य ने क्लेम किया था, क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन तो उस वक्त तक हो चुकी थी 1940 में, तो इन्होंने कहा कि मेरे फार्मूले में लाहौर रेजोल्यूशन की सारी टर्म्स मौजूद हैं, जबकि हकीकत में ऐसे नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो आप ये अलग फार्मूला क्यों दे रहे हैं, आप डायरेक्ट लाहौर रेजोल्यूशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो ये इट वाज जस्ट लाइक ऑफरिंग अ शैडो एंड अ हस्क। तो मर्जी से आप मुल्क एक बना के देंगे, वो भी कंडीशनल। तो जिन्ना की फिर यही थी डिमांड कि आप स्टेट अवे लाहौर रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लें। एक तरफ तो जो है जिन्ना इन इनकंसिस्टेंसीज और शॉर्टकमिंग्स को सामने ला रहे थे सीआर फार्मूला में, दूसरी तरफ सिख और हिंदू जो थे, उन्होंने इस फार्मूला के ही अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट खोल लिया था। और उनको ये बात तो एक्सेप्टेड ही नहीं थी, ये डिमार्केशन वाली कि अलग मुल्क, ये कैसे आपने बात कर दी। तो ब्रिटिश भी ये चीजें गौर से देख रहे थे। तो एक एनबी खारे थे, उन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, और उन्होंने कहा कि ये साफ नजर आ रहा है कि गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया राजगोपालाचार्य को, तो ये तो फिर दो मुल्कों को डिवाइड करने वाली बात है। इसको डिनाउंस किया उन्होंने और कहा कि ये एक गुनाह है ऐसी बात करना भी। हिंदू सभा ने भी इसे बड़ा डिनाउंस किया। और ये जो उनके लीडर थे वीडी सावरकर और श्रीनिवास श्रीनिवास शास्त्री, लिबरल पार्टी के, उन्होंने भी डिसलाइक किया इस फार्मूला को। और एक तरफ तो जो है हिंदूज और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो सीआर फार्मूला को रिजेक्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। डीएन जो बनर्जी थे, वो ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे। तो उन्होंने इस फार्मूला को पहले तो एक सेशन में काफी बताया कि इसके फायदे हैं, लेकिन एट द एंड जो है उन्होंने भी इसे हार्मफुल, डैमेजिंग, प्रॉब्लमेटिक, कम्युनल कह दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि राजगोपालाचार्य ने एक कंट्रोवर्शियल और वेग सब क्यों फार्मूला पेश किया। तो इसके जवाब में न्यूज़पेपर जो था लाहौर डेली और द ईस्टर्न टाइम्स, तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक साजिश है, कंस्पिरेसी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को डिस्क्रेडिट करने की, ये फार्मूले में जिना को लोगों की नज़रों से, मुस्लिम्स की नज़रों से गिराने की। क्योंकि उसी टाइम पे सर खिजर हयात तुमाना ऑलरेडी मुस्लिम लीग के अगेंस्ट पंजाब में कंपेन शुरू कर रहे थे, तो इसीलिए मुस्लिम लीग को इंटरप्ट करने की ये कोशिश थी। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम 1944 में, लॉर्ड वेवल, उन्होंने भी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एल जो था उसको रिपोर्ट लिखी कि कांग्रेस न्यूज़पेपर्स ने बड़ा वायलेंटली अटैक करना शुरू कर दिया है जिना को और हिंदू जनरली, मुझे ये लगता है
कि जिन्ना की ह्यूमिलिएशन करके उसे इंडियन पॉलिटिक्स से आउट करना चाह रहे हैं। लॉर्ड वेवल ने एक और रिपोर्ट एल एस एमरी को भेजी और कहा कि राजगोपाल आचार्य हो सकता है कि सिंसियर हो, मुखलिस हो, लेकिन वो खुद भी पाकिस्तान को इम्पॉसिबल समझते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी सी और फार्मूला जो है, ये हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में बड़ा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक प्रोमिनेंट हिंदू लीडर ने मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में सोचा। दूसरा ये था कि सितंबर 1944 में गांधी जी टॉक्स इसी फार्मूले पे स्टार्ट हो गई, वो भी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।